तो बोलने में आजाद है। तुझे यहाँ का आईन बोलने का हक देता है, तुझे यहाँ का आईन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। तो बोल, जबान खोल, बोल उस इस्तेहसाल के खिलाफ, बोल उस कदावर चोर के खिलाफ जिसने तुम्हारे साथ ये किया है। ये डिजिटल इंडिया है जी, डिजिटल इंडिया। देखो डिजिटल इंडिया की देखो हालात, देखो गाड़ी नहीं चल रही, खच्चर नहीं इसके ऊपर चलेंगे। ये हमारे लिए यहाँ से 2-3 पंचायतें पीछे हैं, यहाँ से पीछे 2-3 पंचायतें हैं। ये देखो हाल, हमारी कोई नहीं सुनता है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने गुजारिश की, हमारे जो यहाँ के नेता हैं, ये देखो गाड़ी नहीं चल रही है। हम बड़े मजबूर हैं, बड़े परेशान हैं। इस खस्ता हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें तुम्हें चुना है, जिनको तुमने चुना है और वोट दिया है, और सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं। हमने एसटी के एक लीडर को बनाया था जिसको कहते हैं डीडीसी, बीडीसी, डीडीसी और बीडीसी का मसला ये है कि 3 साल से वो इधर नजर नहीं आई कहीं। अगर उसके पास कोई दरखास्त कहते हैं कि भाई ये फलाना काम हमारा करना था, तो वो आगे से कहती है मेरे तक है ही नहीं। आज हुकूमत दूसरों की है। अब हुकूमत दूसरों की है तो तू थोड़ी है दूसरों की, तेरे पास तो पावर है, तेरे पास तो डीसी के बराबर पावर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आज हम मौजूद हैं जिला किश्तवाड़ के इलाका बांजवा के अंदर। जी हाँ नाजरीन, जिस जगह हम खड़े हैं ये पतनाजी तक कित्थर सड़क है। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले मैं इस सड़क के बारे में, सड़क की खस्ता हालत को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि फिलहाल सड़क की जो हालात है ये हालात दिखा दीजिए। आप विजुअल्स के अंदर भी देख रहे हैं कि ये सड़क किस कदर खस्ता हाल है, लेकिन हमारी सरकार हो, हमारी इंतजामिया हो, वो अक्सर दावों पे दावे करते रहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री हमेशा मन की बातें बोलते रहते हैं, तो हमारी इंतजामिया हमेशा डेवलपमेंट की बातें करते रहते हैं, तरक्की की बातें करते रहते हैं। लेकिन आज हम इन लोगों की मन की बात सुनेंगे। मेरे साथ जो ये तबका बैठा हुआ है, आप बखूबी देख रहे होंगे कि ये गरीब तबका है, ये तरक्की चाहने वाला तबका है। बहरहाल हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनको इस बांजवा के इलाके के बारे में क्या कुछ ख्यालात हैं। जी चाचा जी, क्या नाम तुम? गुलाम मोहम्मद कीन कछु रोजन पतना क्या मसलु छु? मसलु ये कि दोन जायन मलकियत जमीन दुशनी जायन रोडस में अगर रोडस में गई कम से कम गे सह रोड बाकी बचन सह बचावन सह तहस नहस मतलब टिपरी टू पतनाजी तथ मज आय मलकियत सह बोट तमत पत गमत नशका वुचन बोट गई मतलब लकटन लकटन अदा महनों मतलब डीडीसी बीडीसी इथन इथन दूर वात क्या गरीब तबका अगर ठहर बन कह ठहर वात तो तम वात तम बोजन वोजन बोड़ हथ कर तहसीलदार सबस नश तो तमो तो बोज कहें अत बात गई मतलब ब्या मलकियत पतनाजी टू कित्थर सच मलकियत जमीन सत मुआवजे बल खेन खस मुआवजे कार दिन वही मुआवजे वही दुत वह तथ क्या बचाए वह चाहन कि गवर्नमेंट यह चाहन कि अगर सन मतलब मलकियत जमीन गम अत बचम अत अगर पत बोट दीवार दीन सह बचे सेहत करें सड़क मतलब तुम पाने पता सड़क में ठेकेदार तम इसको रोड को लगाओ फिलिंग क्या वो लगाते हैं फिलिंग गाड़ी में गाड़ियां भी फंस जाती हैं। यहाँ मतलब वो ठेकेदार ने पैसा निकाल के चली जाती है। अच्छा। तो वहीं से पतनाजी टू कित्थर ऐसे रोड तथ मलकियत जमीन हम सच आए क्या हर जगह ठेकेदार क्या काम बोट गई जमीन पत खान पत गई जमीन बोट खान तो बोजन वोजन कहाँ थी। अच्छा। इसलिए गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर अगर बनन नत छुट्टी कर यहाँ से मरित मुगली कर बस बे चलन कह न चलन सोन कह। तो नाज़रीन किराम, जहां पर सरकार दावा करती है कि हम गरीब आवाम के लिए काम कर रहे हैं, दिन ब दिन तरक्की को लेके काम कर रहे हैं, आपने इस बुजुर्ग की ज़बानी सुना इन्होंने क्या कहा। आखिर मेरे साथ और भी यहाँ पर हजरात मौजूद हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी।
कहाँ से हैं आप? मैं बुरधार में रहता हूँ सर, यहाँ से अच्छा। कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ मैं। क्या मामला है बता दीजिए। मामला हमारा ये है कि नंबर एक तो हमारे जो रोड का मामला है। परसों हमारे यहाँ एक हादसा हुआ और हादसे से अल्लाह ने बचा लिया किस तरीके से कि कहाँ से कहाँ गाड़ी गई है वो अल्लाह का ही बचाना था, बाकी कोई वहाँ बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहाँ जो है इससे भी ज्यादा खस्ता हालत है, गाड़ी को सीधा स्लिप हुई गाड़ी, यही हालात थी, गाड़ी स्लिप हुई और नीचे चली गई, जिसमें के 7 बच्चे थे। वो बच्चे जो है उनकी हिफाजत जो है अल्लाह ने की, तो वो बच्चे बच गए। हम ज्यादा ये शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह तबारक ताला के जिसने बचाया उनको। और अगर कहें रोड का मसला, तो रोड ये 2007 से यहाँ से पीछे गई है, 2007 से शुरुआत है इसकी, और यहाँ से जो है 2012 में यहाँ से पीछे रोड गई है। 2012 में यहाँ से शुरुआत हुई थी पीछे के लिए, 2012 से आज तक रोड का काम चल रहा है। वरना वो खच्चरों के लिए खोद के बनाते हैं ना, वो खच्चरों के लिए ये खच्चरों के काबिल भी नहीं है, इसमें गाड़ियां चलती हैं। तो कहते हैं कि हमें रोड जो है वो किधर पहुंचा दी, किधर पहुंचाना तो दूर की बात है, अभी कनौज में पहुंची है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर है कनौज में, वहां तक रोड पहुंची है। वरना इसकी इतनी खस्ता हालत है, हम बार बार, मैं पहले सरपंच भी था और सरपंची के बाद भी कम से कम मैंने जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, एडीडी है या इसका ये पीएमजीएसवाई का डी, पीएमजीएसवाई के डी के पास हमारी रिजुलेशनें पड़ी हैं, डीसी साहब के पास हमारी रिजुलेशनें पड़ी हैं, जो भी डिपार्टमेंट समझो है उनके पास, सबके पास हमारी रिजुलेशनें वफद गई, वरना हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कि यहाँ से पीछे जो है टोटल एसटी के लोग हैं, एसटी के लोगों की वजह से गरीब लोगों को दबा के रखा है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या वो हमारे लीडर हो, कोई भी हजरात है, हम वोट देने के लिए तो सबसे आगे होते हैं, जब हमारे कोई काम का मसला होता है हमें पीछे धकेल दिया जाता है। यहाँ से पीछे जो है आप खुद देख सकते हैं, अगर इस रोड की हालात आप देखेंगे तो खुद ही नजर आ जाएगा, आप स्कूलों की हालात देखेंगे तो खस्ता हालत है। ये क्यों किया जाता है? लोगों की आपकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? होती नहीं है, क्या पता है क्या वजह है, या तो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, क्या किया जाता है ये कोई पता नहीं, हमारी डीसी भी सुनता नहीं है। आपको क्यों लगता है कि आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है? हमारी इस वजह से दबाया जाता है कि यहाँ जो एसटी के लोग हैं ये ऊपर ना आए, ये आगे ना बढ़े। हमने एसटी के एक लीडर को बनाया था जिसको कहते हैं डीडीसी, बीडीसी, डीडीसी और बीडीसी का मसला ये है कि 3 साल से वो इधर नजर नहीं आई कहीं। अगर उसके पास कोई दरखास्त कहते हैं कि भाई ये फलाना काम हमारा करना था, तो वो आगे से कहती है मेरे तक है ही नहीं, आज हुकूमत दूसरों की है। अब हुकूमत दूसरों की है तो तू थोड़ी है दूसरों की, तेरे पास तो पावर है, तेरे पास तो डीसी के बराबर पावर है, आप क्या ये काम नहीं कर सकती हैं? उसने खालिस अपने घर के लिए और अपने समझो जो अपने वफादार लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनके घरों के लिए जो पैसा गवर्नमेंट देती है वो वहीं खर्च किया जाता है, वो पंचायतों में खर्च नहीं किया जाता है। हमारी स्कूलों की हालत, यहाँ एक बीडीसी, हमारा बीडीसी जो चेयरमैन भी है, उसने यहाँ सुरंगा में एक स्कूल का ठेका लिया जिसका 7.5 लाख रुपए सैंक्शन आया था, 3.5 लाख में उसने लिया। कितने में? 3.5 लाख में। जब बनाने की बारी आई उसने वापस जवाब किया कि भाई ये रोड ये स्कूल में नहीं बना सकता हूं, वो पैसा हमारा जो है वो लेस हो गया और उस ठेकेदार का वो जो कार्ड है इस वक्त तक कैंसिल नहीं किया गया। वही हालात है हमारे बुरधार में, अस्पताल तो है, बिल्डिंग बनी है, वरना वहां कोई डॉक्टर नहीं है। 3-4 महीने हो गए, पहले एक डॉक्टर यहाँ आता था, आज वो डॉक्टर भी नहीं आता है। स्कूल है तो वहाँ 2 टीचर बेचारे आते हैं, 3-4 टीचर हैं, वो 4 के 4 आते हैं। वहाँ मिडिल स्कूल है, वहाँ हमारे वो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग सैंक्शन है, ठेकेदार ने लिया है, काम शुरू नहीं कर रहा। नहीं चाचा जी, जिस तरह से आपने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन सरकार अगर एक तरह से ये दावा कर रही है कि हमारी ये कहती है कि हम एसटी के लिए जो है हमारा जो भी हमने काम किया, सरकार ये कहती है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री साहब हो, चाहे हमारे वो एमपी साहब हो, कोई भी साहब है, वो कहते हैं कि हमने एसटी के लिए बहुत सी सहूलियत कर दी, वरना हमें इस वक्त तक 2014 से लेकर इस वक्त तक हमें कोई सहूलियत नजर नहीं आई। हम इसमें बार बार कहते हैं कि हमें कोई सहूलियत नजर नहीं आई। हमारा नरेगा था, यहाँ नेट नहीं चलता है, देखो कैसे खड्डे हैं, इन खड्डों में नरेगा, हमारा जो नरेगा आता था साल का 17-18 हजार रुपया वो मिलता था गरीबों को, और गरीब अपना चूल्हा जलाते थे। वो नरेगा भी बंद कर दिया और भी ऑनलाइन किया। हमने दरखास्तें दी, हमने डीसी साहब के पास गए कि हम भाई यहाँ नेट नहीं चलता है इन नालों में। ठीक है, अगर बिनोन में नेट चलता होगा, पतनाजी सेंटर में नेट चलता होगा, इन नालों में नेट नहीं चलता है। उन लोगों को वो नरेगा भी खत्म कर दिया, वो भी खत्म है, आज वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, पानी की सहूलियत ठीक है, आज देखो उन पानी की पाइपों को देखो, वो कहते हैं 2.5 फुट या 3 फुट उनको नीचे लेना था, वो तो फुट भी नहीं है। वो फुट की बात तो छोड़ो, वो ऊपर से ऐसे लगाई,
एक पाइप उधर है, उधर से यहाँ तक, यहाँ से बीच में गाड़ियां भी चल सकती है। चाचा जी, आप मानते हैं कि जिस दौर को करप्शन फ्री दौर बताया जा रहा है, इस दौर में भी जो है इस दौर में सर करेक्शन इतनी करेक्शन है कि पहले दौर में बल्कि फिर आधा था, इस दौर में तीसरा हिस्सा लोगों को नहीं मिल रहा है, तीसरा हिस्सा सर लोगों को नहीं मिल रहा है। आप करेक्शन बंद की ना, करेक्शन ज्यादा आम हो गई है, करेक्शन आम है सर। क्या मैसेज रहेगा आपको सर? मेरा मैसेज तो यही रहेगा, मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने लीडरों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, वरना मैं अपनी हुकूमत को भी कहता हूँ, मैं एमपी साहब को। बीजेपी के साथ? जी जी, मैं बीजेपी के साथ। क्यों नहीं कर रही? आपको यही तो मैं हम तो पूछते हैं ना बार बार, हम कहते हैं ना, हम कहते हैं अभी साथ रहना दूर की बात है, अगर हमारे काम होंगे तो हम बीजेपी के तन मन धन के साथ में हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह अलविदा भी कह देंगे। हमें 5-6 महीने हुए अभी इस कामों के लिए, तो हम आए हैं। अगर काम हमारे होंगे तो हम इंशाल्लाह सारे हम नए आए हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, पूरा हाथ थाम के चलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारे काम होते रहे, जैसे आज हमारे कामों को दफन किया जाता है, वैसे मुश्किल है कोई भी हुकूमत हो, हम यहाँ से वॉकआउट करेंगे, बिल्कुल यहाँ से पीछे। अब आगे की बात मैं नहीं करूंगा, यहाँ से पीछे हम कोई भी पार्टी आओ, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हुकूमत रही, सबकी हुकूमत रही, वरना सबने दबाया। यहाँ ये रोड आई, ये भी तो किसी ठेकेदार को ही थी, 4 साल उस ठेकेदार ने रोड को दबा कर रखा, यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ से पीछे उसने भी बंद कर दी। क्यों बंद की? कि यहाँ एसटी के लोग रहते हैं, एसटी के लोगों की कोई कदर हमारे पास नहीं है, उनकी खालिस वोटों की कदर है, बाकी हमें इस चीज की कदर नहीं है। ऐसा क्यों लगता है भाई? हमारे साथ नाइंसाफी होती है। देखो हमारे स्कूलों की हालात देखो, खस्ता हालत है, हमारे अस्पताल की हालात देखो, खस्ता हालत है, हमारे नरेगा जो पहले कितने साल 50 साल से गवर्नमेंट ने दे रही थी, तो आज वो भी बंद, आज वो ऑनलाइन हो गया। जो नाले में रहता काम करता बेचारा, उस नाले में कैसे नेट आएगा, कहाँ से नेट आएगा? इन नालों में, यहाँ अगर मकान में इंसान एक कमरा आगे है, दूसरे कमरे में बैठो, उसमें नेट नहीं चलता है, आपने भी आजमाया होगा, तो फिर इन नालों में कैसे नेट आएगा? यहाँ लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, हफ्ते भी गई, किसी को 4,000 किसी को 5,000 है, वो खड्डे खोदे थे उनके हैं, बाकी जो नरेगा था वो धर्म भरम। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा बात करने के लिए। तो नाज़रीन किराम, हमने बुजुर्गों से बात की, आपने उनकी ज़बानी सुना कि किस कदर वो परेशान है, किस कदर वो मायूस हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ नौजवान भी हैं इस इलाके के, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके क्या ख्यालात हैं, आखिर वक्त किस तरह जा रहा है, डेवलपमेंट किस तरह जा रही है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद माजिद। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शकील साहब, आप ये पूछे मैं क्या नहीं कहना चाहूँगा। बोंजवा जैसी जगह में कहने को बहुत कुछ है, मगर वो कहते हैं ना कि मगर बात करने को लड़खड़ाती है ज़बां मेरी। क्योंकि जब मुझसे आप पूछोगे कि बताइए यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, आपके हालात क्या हैं, तो मेरे दिमाग में एक इंतशार की कैफियत होती है। मैं रोड का जिक्र करूं, मैं बिजली का जिक्र करूं, मैं हेल्थ सेक्टर का जिक्र करूं, मैं फूड डिपार्टमेंट का जिक्र करूं, या मैं अपने जो एक इलाके की एक तरक्की की बुनियाद स्कूल एजुकेशनल सिस्टम का जिक्र करूं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे उसी की वजह से होती है। तो आखिर फिर यहीं पे इंसान एक इंतशार की कैफियत में ये होता है कि यहाँ की आवाम जो है उसकी खस्ता हालत, उनकी गुर्बत, उनकी लाचारगी और उनकी बेचारगी हमारी नज़रों में आती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्टिविज़म भी करते हैं। आखिर मैं मजबूर हो गया ये सब देख के कि अब अपनी आवाम के लिए हमें उठना चाहिए, अपनी आवाम के लिए हम उठे। लेकिन मैं बार बार और सबसे ज़्यादा अपील अपनी आवाम से ही करता हूँ। देखें मेरे बोंजवा के लोगों, ताकत का सरचश्मा आवाम ही होती है। ताकत का सरचश्मा कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता, कोई आपका चुनिंदा नुमाइंदा नहीं होता। ताकत का सरचश्मा आवाम होती है, क्योंकि उस चुने हुए नुमाइंदे को ताकत तुम ही देते हो। लेकिन क्या आप लोग ये उस वक्त सोचते हो कि हम जिस वोट को बेच रहे हैं, जो मीठी जबान की एवज भी हम लोग बिकते हैं, जो हम अपने जमीर को नोटों के एवज बेचते हैं, जो अपने ईमान को हम बात के वो फरोश करते हैं, अपने इलाके को फरोश करते हैं, अपने नस्लों को फरोश करते हैं, अपने बच्चों को बेचते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं कि देखो
अगर तुम्हारे हालात यही रहे, अगर तुम्हारे हालात यही रहे, अगर तुम सोते रहे, अगर तुम लोग जागे नहीं, अगर तुम लोग बाहर ना आए घरों से, अगर तुमने सोचा कि हमें प्लेट में इनकलाब भी मिलेगा, हमें दस्तरखान पे बदलाव भी मिलेगा, हमें घर में स्कूल भी मिलेगा, हमें घर में तालीम भी मिलेगी, हमें घर में रोड भी मिलेगी, तो ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। तुम लोगों की हालात बदतर से बदतर होती जाएगी, तुम लोगों की हालात पीछे पीछे होती जाएगी। 2023 में 20वीं सदी 21वीं सदी खत्म होने को है और डिजिटल दौर है, डिजिटल इंडिया। कैसी कैसी कैंपेन्स दुनिया में चल रही हैं, आप लोग अभी तक रोड को रो रहे हो, आपके स्कूलों की छतें आज भी टपकती हैं, आपके आपके स्टोर नालू में है। ये टैक्स पेयर्स का पैसा जो मुलाजिम फरवरी में टैक्स भरता है, टैक्स भरने की वजह उसका सारा निजाम धर्म भरम होता है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा तुम्हारे डीडीसी की फंड्स में, तुम्हारे पंचायतों की फंड्स में, तुम्हारे एमएलएस की फंड्स में और तुम्हारे बीडीसीज की फंड्स में डेवलपमेंटल कामों के लिए वापस आता है। वो तुम्हारे टैक्स पेयर्स का पैसा ये नालू में बह रहा है, ये कीचड़ में बह रहा है, ये स्कूल की पुअर मटेरियल की छतों में गिर रहा है। तुम्हारे टैक्स पेयर्स का पैसा ये आपके आवाम के पैसे के साथ हो रहा है। वोट उसे दो जो तुम्हारे बच्चों की तालीम का सोचे, वोट उसे दो जो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का सोचे। ये नहीं मैं खुद अलीगढ़ में पढ़ा, मैं जम्मू में पढ़ा, मेरे किसी दूसरे भाई के बच्चे दिल्ली में पढ़े, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, मेरे गरीब भाई का बच्चा जो मिडिल स्कूल में पढ़ाई करेगा, जो प्राइवेट स्कूल में फीस भरने के काबिल नहीं है, वो किस मिडिल स्कूल में पढ़ाई करेगा। वो किसी ने क्या कहा है, ये कातिल हैं कातिल, इन्होंने हमारे नस्लों का कत्ल किया। कातिल सिर्फ वो नहीं है जो गला छुरी से काटे, कातिल वो भी है जो तालीम को बेचे, जिसने तालीम का कत्ल किया। किसी ने क्या खूब कहा है, यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की न सूझी। कि फिरौन ने क्यों बच्चों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल किया, मारा, उसने क्यों ने एक कॉलेज खोला, अपनी मर्जी से नस्लों को कत्ल करता, दिमागी कत्ल करता, आइडियोलॉजिकली नजरियाती कत्ल करता नस्लों का। यही नजरियाती कत्ल यहां पे हो रहा है। मेरे हायर सेकेंडरी का, मेरे इन स्कूलों का बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वो कल कहीं बाहर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एग्जाम क्वालिफाई कर सके। किसी कॉलेज में जाएगा भी वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होता है, वहां पे बोल नहीं सकता, वहां पे बैठ नहीं सकता। इस खस्ता हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें तुम्हें चुना है, जिनको तुमने चुना है और वोट दिया है, और सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं। हमसे बड़ा मक्कार कोई नहीं, हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं, हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं। ये अवाम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से मैंने शुरू किया, मैंने मैसेजेस जगह जगह भेजे, मैंने नौजवानों से कहा तुम लोग बाहर आओ, इंशाल्लाह मैं तुम्हें उम्मीद देता हूं, हम न बिकेंगे, न डरेंगे, न हटेंगे, न बैठेंगे। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, मेरा बोंजवा पीछे है, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। लोग चलें आगे, हम चलें पीछे, लेकिन किसी के दिमाग पे, किसी के जहन पे कोई टस मस ना हुआ। मैं बोंजवा वालों, मेरे नौजवान भाइयों, जबान खोलो। वो कहा ना, बोल के लब आजाद हैं तेरे, तेरे लब आजाद हैं, तो बोलने में आजाद है। तुझे यहाँ का आईन बोलने का हक देता है, तुझे यहाँ का आईन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, तो बोल, जबान खोल, बोल उस इस्तेहसाल के खिलाफ, बोल उस कदावर चोर के खिलाफ जिसने तुम्हारे साथ ये किया है, जिसने तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ रखा। तुम्हारी नस्लें अनपढ़ रह गई, जाहिल रह गई। अब अगले 50 साल वही हाल रहेगा तुम्हारा। क्या अभी भी नहीं जागोगे? क्या तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कौन तुम्हें घर में आके इनकलाब देगा? कौन तुम्हें घर में आके स्कूल देगा? कौन तुम्हें घर में आके तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा? मुझे जवाब दो। ये मेरे सवालात हैं और मैं तुमसे भी कहता हूं बोंजवा वालों, ये सवाल पूछो, अपने दिमागों में उठाओ। मीठे बोल पे मत बिको, मीठे बोल पे मत बिको। मेरी वो पार्टी, मेरी ये पार्टी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। यहाँ पे पार्टियों ने एक बर्बादी मचा रखी है। मैंने पहले ही कहा मैं किसी पार्टी का गुलाम ना हूं, ना था, ना बनूंगा। मैं किसी के मफाद के लिए काम नहीं करूंगा, ना किया है, ना करता हूं। मेरा मफाद अवामी मफाद है, मेरा मफाद
मेरे बोंजो के जवानों का मफाद है। मेरा मफाद वो है जो मेरे गरीब का बच्चा पढ़े। मेरा मफाद वो है जहां मेरे गरीब का बिजनेस उठे, जहां मेरे गरीब का कारोबार उठे। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे मफाद की बात वो है कि एजुकेशन पे काम हो, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो। अगर आप चलोगे बोंजो के जिस स्कूल में चलोगे, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं 3 स्कूलों का विजिट कीजिए। जो आपके साथी आते हैं जिन पे हमें एतमाद नहीं है, हाईजैक करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस इसका होने वाला है, इसका फलाने साहब ने किया है, इसका फलाने साहब ने किया है, और गुमराह करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह करते हैं, आवाम को भी गुमराह करते हैं। लेकिन मैं बार बार फिर से वही कहता हूं कि आवाम को उठना है, आवाम को जागना है। जब आवाम जागेगी तब तुम्हारी तकदीर बदलेगी। जब सोते रहोगे तुम्हारे मुकद्दर में गुमराही, फस्ताही और तुम्हारे मुकद्दर में अंधेरे रहेंगे। तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तुम वही हाल रहोगे। चंद घराने मुसल्लत होंगे। वो कहते हैं ना, हबीब जालिब ने कहा है, ये वतन तेरा है न मेरा है, यहाँ पे हर मोतबर लुटेरा है। चंद घराने इस पे है मुसल्लत, चंद घराने इस पे है मुसल्लत। आगे वो यही है कि उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का चलता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। तुम्हारी जबान अपनी नहीं बोंजो वालों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, तुम व्हाट्सएप पे वो मैसेज घुमाते हो जो तुम्हें बना के दिया जाता है। तुम वो मैसेज रिवॉल्व करते हो जो तुम्हें बना के कोई और हैंडलर देता है, बोलता है घुमाओ। डीसी साहब आने वाले, पहले ही मैसेज घुमाते हो कि फलाना फलाना अपनी अपनी जगह पे रहो, आज डीसी साहब आ रहे हैं, आज तक वो इधर मौजूद हो या ना हो। ये अपने इलाके के साथ गद्दारी है, ये अपनी नस्लों के साथ बेईमानी और गद्दारी और धोखा है। ये कर रहे हो तुम नस्लों का परवान। ऐसे चढ़ेंगी तुम्हारी नस्लें, ऐसे बनेंगी तुम्हारी मैं सड़कें। आपसे जानना जी। चाहूंगा कि अगर जिस तरह से आपने कहा कि हम खुद जो है गलती का एक तिनका बन चुके हैं, गलती का एक पुतला बन चुके हैं, जब हम ही नहीं सुधरेंगे तो जो हालात कैसे सुधरेंगे? जी, मैंने आपसे कहा, मेरा यही मुद्दा है, मेरा यही मकसद है। वो जिस कौम को सुधरने की फिक्र ना हो उसका कुछ नहीं बनता। वो किसी ने कोई बेहतरीन वो 2 लाइनें कही हैं, बस वही हाल हमारा है। हमें नहीं है फिक्र सुधरने की। क्या लगता है आपको कैसे सुधरेंगे? इंशाअल्लाह हमारे नौजवान सुधरेंगे, उठेंगे, जागेंगे, हम इस पर काम करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, गुलामी की जंजीरें तोड़ो, गुलामी की जंजीरें खुद तोड़नी है। तुमने हक गुलाम मिलन, किसने बनाया? किसको गुलाम किसने बनाया? असल में गुलाम यहाँ की आवाम को एक सिस्टमेटिकली बनाया गया, नरेगा के पीछे भगाया गया, इन्हें बताया गया कि नरेगा से ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और कोई और उठा भी नहीं यहाँ काम करने के लिए। हम लोगों की भी गलती है, मुझ जैसे नौजवानों की गलती है, जो अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं, जो हक ना हक जानते हैं। हम नहीं उठे, हमने नहीं बताया कि भाई जागो, अपनी नस्लों के लिए जागो, अपनी नस्लों के लिए जागो, अपने लोगों के लिए उठो। ये हमारी भी गलतियां हैं। जब हमारी आवाम जगेगी, जब हमारा नौजवान जगेगा, याद रखना इनको उठा के फेंक दिया जाएगा। जैसे जगह जगह बड़ी जगहों पे नौजवानों ने उठकर तख्ता पलट दिया इन चोरों और बेईमानों का। इस्तेसाल के दिन खत्म होने को हैं। उठो, ये दुनिया बहुत आगे को गई है। चांद पे तो कब की 100 साल पहले गई है, तब से कहते हैं दुनिया चांद पे पहुंची, हम अभी वहीं हैं। अगर हम किधर जाएंगे, यहां से पीछे इस रोड पे जाओगे तुम खस्ता हालत देखोगे। स्कूलों में डेस्क तो छोड़ो, टाट नहीं है, बच्चों को ग्राउंडों में पढ़ाया जाता है जमीन पे बिठाकर। टीचर भी अंदर बैठने से डरते हैं, वो भी बाहर के टीचर हाय हाय वो जो बोंजो वालों पे थूकते हैं। ये कैसी आवाम है, ये कैसे लोग हैं जो अपने इस्तेसाल पे खामोश हैं, जो जुल्म पे चुप हैं, जो बोलते नहीं। ये जबाबंदी का दस्तूर क्यों है यहाँ ऐसा? निजाम सुधरेगा कैसे? ये निजाम इंशाल्लाह सुधरेगा। मैं अपने जवानों से, अपनी आवाम से कहता हूं, वोट का हक सही तरह से करो। अपने नुमाइंदे से पूछो, वोट का हिसाब लो, बुलाओ उनको, आज ही बुलाओ, कल बुलाओ कि भाई आ जाओ, हमें वोट का हिसाब दो। तुम्हें किस लिए चुना था, तुमने क्या किया? हमारी हालत मैं क्या क्या बताऊं आपको, मुझसे क्या क्या पूछोगे, क्या क्या नहीं बताऊंगा। हमारे सामने खड़ी की गई डीडीसी, खड़ी की गई, आई नहीं, लो जी दे दो इसको वोट, हम वो गुलाम है, हमने दे दिया, लो जी वोट, और वो चली गई।
चली गई, नहीं आई, 3-3 साल से नजर नहीं आई, क्योंकि उनको पता है मैंने जाना क्यों है। मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं, सीट रिजर्व थी, मैं एसटी कैटेगरी से थी, मेरा एक बार फायदा उठ गया, मिल गया, ये लोग भी मजबूर थे, अब मैंने जाना क्यों है। बस यही हालात यहाँ की, घर घर की यही दास्तान है, जवां जवां की यही दास्तान है, स्कूल स्कूल की यही आखिर दास्तान पे है। आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा, वोट के चोरों, वोट का हिसाब दो, पहली बात। और आवाम से, बोंजवा की नौजवानों से मेरा मैसेज रहेगा, मेरा इतना ही मैसेज है कि कोई कुछ नहीं करता, ताकत का सरचश्मा तुम हो, आवाम है, इलाके के लोग हैं। किसी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद मत लगाओ, इन चुने हुए नुमाइंदों से उम्मीद मत लगाओ, तुमने ठग के वोट दिया है, तुम्हारा दिमाग उसकी तालीम उस लेवल की नहीं थी कि वोट को पहचान सके, कोई जगह नहीं गया था। अब जागो, वोट का इस्तेमाल सही करो, उठो, इनसे पूछो, हिसाब लो। मेरी अपील सिर्फ अपनी आवाम से है, सिर्फ अपनी नौजवानों से। बदलोगे तो तुम ही बदलोगे, तुम्हारे सिवा तुम्हारे हालात कोई नहीं बदल सकता। उठो, जागो, हक मांगो, ना मिले तो छीनो, वो छीनने का भी हक है, तुम्हारा आईन देता है, तुम्हारा आईन तुम्हें छीनने का भी हक देता है। किससे डरते हो? कौन तुम्हें डराता है? दस्तूर जबाबंदी को तोड़ो, जबान के बंद करने की जंजीरों को तोड़ो और बाहर आओ, निकलो बाहर अपने हक के लिए। नरेगा तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, जब तुम्हारा नुमाइंदा मर्द होगा, ईमानदार होगा, तुम्हारा नरेगा बात किए बिना तुम्हें मिलेगा। फिर थर होती है कि कोई है पूछने वाला, कोई हक नहीं खाएंगे, नरेगा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन काम की जो चीजें हैं, तुम्हारे स्कूल है, तुम्हारा तालीमी निजाम है, तुम्हारी कनेक्टिविटी है, तुम्हारे हेल्थ सिस्टम है, इस पे काम करना है, इस पे ध्यान देना है। आखिरकार मेरी अपील आवाम से ये है, मेरी बातों को समझिए, गौर कीजिए, समझोगे तो उठोगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे, गुलामी की जंजीरों में और पुख्ता दर पुख्ता होते रहोगे, कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं होगा। किसी से उम्मीद मत लगाना। शुक्रिया। आप बता दीजिए। मेरा नाम ज़हीर है, मैं यहाँ पतनाजी पंचायत से हूँ। एक्चुअली मैं माजिद भाई से बड़ा इंप्रेस हुआ, इन्होंने जो बात कही कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते, कुछ तो मजबूरियां, तभी माजिद भाई फ्रंट पे आए, तभी ये मेरे साथ जो लोग हैं ये तभी फ्रंट पे आए। अगर लीडरों को हमने हिसाब लिया था, हमने लीडरों को पूछा था कि भाई वोट का जवाब दो, हमने तो जवाब मांगा ही नहीं। हमारी डीडीसी बीडीसी आई डोंट नो कहाँ है भाई, किसी ने कभी देखे? कोई देखे कहाँ है? ये पीछे पंचायत पतनाजी, यहाँ से बिल्कुल एसटी पॉपुलेशन है, तकरीबन 70% एसटी पॉपुलेशन है। इनकी रोड की हालत देखिए क्या है। पीछे इनका पुल है, क्या घाट पे, वो बिल्कुल खत्म है। वहां अगर वहां से गाड़ियां, बिल्कुल पिछली बार सैलाब आया तो 2-3 गाड़ियां वहां से नीचे चली गई थी, ये हालत है। हमारा एजुकेशन सेक्टर, हमारी पीआरआईज जो है यहाँ, पीआरआईज जो भी है यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने किस स्कूल में यहाँ पे वाटर कूलर लगाया? किस स्कूल में वेल इक्विप्ड लैब है? भाई किसी स्कूल में लैब? ये देखिए हालत, वो कहाँ, इन्होंने जो अपने 3 साल 5 साल 4 साल लगाए, उसमें किया क्या है? मेरी इन लीडरों से यही सवाल आते हैं। जी, मेरा नाम आफ्ताब जाकिर, मैं पंचायत पतनाजी ए का बाशिंदा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परसों एक हादसा यहाँ पे हुआ, आज से 3-4 दिन पहले एक हादसा हुआ था। यहाँ पे सोमो का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि अभी आपका कैमरामैन अगर दिखा सकें तो वहाँ पे वो सोमो खड़ी है। जब एक्सीडेंट हुआ तो इसलिए एक्सीडेंट हुआ कि आपने तो सबसे पहले एक यहाँ पे रिपोर्ट भी किया कि देखा कि रोड की हालत क्या थी। रोड की ऐसी हालत है कि कीचड़ ही कीचड़, बारिश जब भी आती है, जिस टाइम भी मौसम खराब होता है, बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण हर दिन यहाँ पे चिकड़ ही चिकड़ हर जगह होता है। क्योंकि रोड का काम अच्छे से जब हुआ ही नहीं, लेकिन जब आवाज उठाते हैं उस इंसान के ऊपर ये एजेंसियां लगा देते हैं, उस इंसान के ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जोर लगा देते हैं। तो जब एक्सीडेंट हुआ, वहां पे एक गरीब लड़का था जिसने कहीं लोन निकाल के गाड़ी निकाली होगी, 4-5 लाख रुपए लोन होगा। गरीब लड़का, दिल में तो हमारे अंदर हमदर्दी है जिन नौजवानों को हम, क्योंकि देखो एक बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान को, जो बेरोजगार नौजवान की कदर होगी, वो एक बुजुर्ग इंसान को और वेल सेटल्ड इंसानों को क्या कदर होगी उनकी, जो करोड़ों के हिसाब से पैसा कमाते हैं। हमें पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है, हम नौजवान हैं, हमें पता है कि बेरोजगारी है क्या। बेरोजगार नौजवान ने लोन निकाल के गाड़ी निकाली थी, उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था। तकरीबन 250 से 300 फुट गाड़ी जो है खाई में गिर गई थी, जिसके कारण यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
जो भी, चाहे सरपंच हो चाहे पंच हो, मैं ये सिर्फ पतनाजी ए या पतनाजी बी की बात नहीं करूंगा, मैं ये पूरे इलाके की बात करूंगा कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद क्यों नहीं था। क्या उनके पास इतनी पावर नहीं थी? क्या लोगों ने उनके पास, अगर जिस टाइम असेंबली के इलेक्शन आते हैं, जिस टाइम पंचायत के इलेक्शन आते हैं, वो अगर तब लोगों के बीच में आके बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ऐसे वादे करते हैं कि हम आसमान को जमीन पे लाएंगे, जमीन को आसमान पे चढ़ाएंगे, क्या यहाँ पे क्रेन सर्विस मौजूद नहीं थी? क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर बोंजवा इलाके के, हाँ, अगर कोई अमीर लड़का होता, अगर कोई अच्छी फैमिली से होता, अगर उसकी गाड़ी जाती उस टाइम यहाँ पे क्रेन भी पहुंचती। हमारे दिल में तो हमदर्दी है, हमने अपने तौर तरीके से ड्यूकाम साहब को भी फोन किया था, हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी, हमें डीसी साहब से भी बात हुई थी, लेकिन ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो ये कहते हैं कि अवाम ने हमें चुन के भेजा है, बस समझ लो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ उन्होंने विल पावर बनाई हुई है, बस फोन पे राब्ता होता है कि भाई यहाँ पे सही चल रहा है, वो है। मुझे बड़ा दुख हुआ था इस चीज का कि कोई भी इंसान वहां पे, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए कि लोग, इंसान क्यों चुनता है रिप्रेजेंटेटिव को? इसलिए चुनता है कि इलाके के अंदर तामीर और तरक्की हो। तामीर और तरक्की के बजाय क्या है कि आपने लोड का हाल तो देख लिया। दूसरी बात, अभी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की आपने, हमारी हाई सेकेंडरी देखी कि कहां पे है? जहां पे रोड टच नहीं है, वहां पे बछड़े नहीं रहेंगे, वहां पे जानवर नहीं रहेंगे, वहां पे हायर सेकेंडरी है। वहां पे कहीं आपने अस्पताल हमारा देखा? रास्ता नहीं है वहां पे। ये क्या है? ये सारे, चाहे यहाँ के एमएलए साहब थे, चाहे यहाँ के अपोजिशन में जो हैं, वो भी क्या करते हैं कि हाँ जी ये काम तुझे हुआ, वो काम मुझे हुआ। डीडीसी है हमारे, ये क्या करते हैं कि घर में प्लान बनाते हैं। देखते हैं कि जो भी, हाँ जी आप सरपंच बने, और अपोजिशन वाले कहते हैं आप बनो मैं बनूं, कोई बात नहीं, हमारा चलता रहेगा, हमारा जेब भरना चाहिए, लोग मराए। तो यही बात मैं आपके सामने कहूंगा कि अब मैं हाथ जोड़ के लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा। बाकी जो भी अवाम ने आपको बता दिया कि यहाँ की खस्ता हाली क्या है, मैं अपनी बात करूं, मैंने एनएसयूआई में काम किया, मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर काम किया, प्रणब मुखर्जी की बेटी के साथ काम किया, शर्मिष्ठा मुखर्जी के साथ मैंने काम किया। हमें एक्टिविज्म का पता है, मैंने स्टूडेंट एक्टिविज्म से स्टार्ट किया है, मैंने कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया है, मैंने तकरीबन 10-12 साल तक एक्टिविज्म चलाया। उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे अपने इलाके के अंदर बड़ा मतलब काम किया। लेकिन ये क्या करते हैं कि हाईजैक करते हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि आने वाले पंचायती इलेक्शन नवंबर में आने वाली है, अपने वोट से इनको जवाब दो। किसी के पावर में आके अपने वोट का गलत इस्तेमाल ना करो, किसी के बहकावे में आके अपने वोट का गलत इस्तेमाल ना करो। आने वाले समय में, आज देखो 21वीं सदी भी खत्म होने को जा रही है, डिजिटल दौर है, लेकिन हमारे लोगों का हाल आप देख सकते हैं, हमारी हायर सेकेंडरी का हाल देख सकते हैं, स्टाफ नहीं है वहां पे, लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ से क्या है ये बता देते हैं, यहाँ पे सब कुछ है। हमारी हायर सेकेंडरी में एक जुल्फकार साहब है वहां पे हेडमास्टर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मतलब इस हायर सेकेंडरी, अगर मुझे लगता है कि अगर वो हायर सेकेंडरी के अंदर ना हो, हमारी हायर सेकेंडरी के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि स्कूल को ताला भी लग जाएगा। ऐसे ऐसे हालात है। दूसरी बात ये कहूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं, बायोमेट्रिक कहते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम है, कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 बजे जाते हैं अंगूठा लगाने, फोन वहीं पे रखा है, फोन वहीं पे रखा है, लोकेशन वहीं का दिखा रहा है, और फिर घर आते हैं, पूरे दिन घर का काम करके 4 बजे चले जाते हैं और अंगूठा लगा के वापस आते हैं। अब मेरा कहने का मकसद यही है, लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना करो। खुदा के वास्ते अपनी पीढ़ी को बर्बाद नहीं करो। ये नस्लों का बेड़ा गर्क हो रहा है। इलेक्शन आने वाली नस्लों के लिए लड़ा जाता है, इलेक्शन अपने पेट के लिए, अपने मफाद के लिए नहीं लड़ा जाता है। मेरी आवाम के साथ यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि आने वाले पंचायती इलेक्शन में पहले आप अपने बोंजवा की बात करेंगे। जितनी भी पंचायती इलेक्शन में हमारी सीटें हैं पंचायत की, तमाम नौजवानों को सपोर्ट करो, जो आने वाले समय में पढ़े लिखे नौजवानों को सपोर्ट करो, ताकि वो इलाके की तामीर और तरक्की करें। यही मेरा मैसेज रहेगा कि आप इलाके को ना भेजो खुदा के वास्ते। आने वाले समय में सिर्फ नौजवानों को वोट दो,
पंच बनाओ, सरपंच बनाओ, तो ताकि वो भी आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें, क्योंकि एक नौजवान को ही पता है, पढ़े लिखे नौजवान को, कि तालीम के बगैर अपने इलाके की तामीर और तरक्की नहीं हो सकती है। हमारी तालीमी निज़ाम भी बहुत खस्ता हालत है। यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी लोगों से। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम निसार अहमद भट्ट है। मैं पतनाजी पंचायत बी में रहता हूँ। हम तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास आए और हमारी आवाज़ को हुकाम तक पहुँचा रहे हैं, आगे हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे डीसी साहब तक ये बात जानी चाहिए, हमारे जो हैं गवर्नर साहब उन तक ये बात जानी चाहिए, मोदी साहब तक ये बात जानी चाहिए। वो देखने चाहिए कि ये यहाँ गरीब लोग जो है, कितने गरीब लोग यहाँ बसते हैं, कहाँ कहाँ किन पहाड़ियों पर ये लोग बसते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा वो रोड का है, क्योंकि हमारा रोड नहीं है। अगर रोड होगा तो सब कुछ हो जाएगा ठीक, लेकिन रोड नहीं है तो सारे लोग परेशान हाल हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी जो है यहाँ गिर गई, और पहले भी पिछले साल भी एक गाड़ी जो है वो पानी के बहाव में चली गई। वहाँ पुल नहीं है, रोड नहीं है। हम डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि कम से कम हमारे रोड को कुछ गटका पत्थर वगैरह बिछाया जाए, ताकि ये रोड जो है गाड़ियाँ चलने के काबिल बन जाए, गाड़ियाँ इसके ऊपर चले। लोग जो हैं परेशान हाल हैं। माएँ बहनें जो हैं, डिलीवरी का मसला होता है, उनको कांधों पे उठाकर यहाँ से पीएचसी नाली ले जाना पड़ता है और रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। लिहाजा कम से कम इस रोड को बनाया जाए, इसके ऊपर इसको चलने के काबिल किया जाए। बाकी शुक्रिया, वस्सलाम। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जिस तरह आपने रोड की खस्ता हालत देखी, आखिर इस रोड की हालत को सुधारा क्यों नहीं किया? क्या वजह है, किसकी कमी है? देखो जी, ये हमारे जो है यहाँ एमएलए हैं, हमारी हुकूमत है, ये उनकी कमी है। हम क्या कहेंगे कि किसकी कमी है? उन्हीं की कमी है। वो हमारे पास आते हैं, वोट ले जाते हैं और जम्मू में, कश्तवाड़ में वहीं बसते हैं, और फिर जब वोटों का मसला आता है फिर हमारे पास आते हैं, जब यहाँ कोई परेशानी हाल है नहीं। यहाँ सारे लोग अनपढ़ है और सारी यहाँ जो है एसटी पंचायत है, एसटी से सारे लोग हैं। बस यहाँ कोई देखता नहीं इनको, इन बेचारों को। ये जो है सर्दियों के वक्त में घरों में होते हैं और बरसात आता है ये पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, और हमारे जो है यहाँ वोट लेने वाले वो भी शहरों का रुख करते हैं और शहरों में बस जाते हैं। यहाँ कौन देखेगा इस गरीब आवाम की? ये छोटे छोटे नन्हाल बच्चे देखो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर चलकर आते हैं। बस हम यहाँ परेशान है। कम से कम डीसी साहब से हमारी ये गुजारिश रहेगी और गवर्नर साहब से ये गुजारिश रहेगी कि इस रोड को कम से कम चलने के काबिल बनाया जाए। तो नाज़रीन किराम, आपने इन लोगों की ज़बानी सुना कि ये लोग किस कदर मायूस, परेशान और खस्ताहाली का शिकार है। इन लोगों की सुनवाई कहीं भी नहीं होती, चाहे वो सरकार हो या इंतजामिया हो। सिर्फ इन लोगों के साथ जो है वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन इन लोगों की सुनवाई कहीं भी नहीं होती। आपने इनकी ज़बानी सुना, इस रोड को बने हुए साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस रोड का काम अभी तक नामुकम्मल है। नाज़रीन किराम, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, राजा इरफान और फरीद अहमद नाइक के साथ।